बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल KMCH फिज़िक्स एकेडमी। मैं हूं खालिद महमूद। सब्जेक्ट है हमारा फिज़िक्स। आज हम DAE के स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे जो कि फ़िज़िक्स 122, फ़िज़िक्स 132, फ़िज़िक्स 222 और दीगर तमाम टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उनके प्रैक्टिकल के सिलेबस के मुताबिक ये प्रैक्टिकल नंबर 8 है। और प्रैक्टिकल नंबर 8 क्या है? वेरीफाई लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस बाय यूजिंग ग्रेवसैंड्स अपरेटस। कि हमने ग्रेवसैंड्स अपरेटस इस्तेमाल करना है और लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस जो है इसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो ये एग्ज़ाम के नुक्ता नज़र से एक बहुत ही अहम प्रैक्टिकल है। इस प्रैक्टिकल को हम देखते हैं उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। प्रैक्टिकल नंबर 8, ग्रेवसैंड्स अपरेटस की मदद से लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस की तस्दीक करें, या फिर इसको यूं लिखा जाता है ग्रेवसैंड्स अपरेटस इस्तेमाल करते हुए क़ुव्वतों के कानून कसीरुल अज़ला की तस्दीक करें। पॉलीगॉन को कसीरुल अज़ला कहते हैं। तो हमने क़ुव्वतों के कानून कसीरुल अज़ला की तस्दीक करनी है और इसके लिए हमने ग्रेवसैंड्स अपरेटस यूज़ करना है। तो देखते हैं इस प्रैक्टिकल को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस प्रैक्टिकल में जो हम अपरेटस यूज़ करेंगे, एक तो हमें ख़ुद बता दिया गया कि हमने ग्रेवसैंड्स अपरेटस यूज़ करना है। तो ग्रेवसैंड्स अपरेटस होना चाहिए हमारे पास। उसके साथ 4 पुलीज़ होनी चाहिए हमारे पास। हैंगर्स होने चाहिए विद स्लॉटेड वेट, ये 5 अदद होने चाहिए। वाइट पेपर होना चाहिए हमारे पास जो फ़ोटोकॉपी के लिए इस्तेमाल होता है या कंप्यूटर प्रिंट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। ज्योमेट्री बॉक्स होना चाहिए क्योंकि हमने पेंसिल यूज़ करनी है, फुट रूल यूज़ करना है और हमने कंपास भी यूज़ करनी है। धागा होना चाहिए हमारे पास। प्लेन मिरर होना चाहिए, या प्लेन मिरर अगर ना हो तो हमारे पास मोबाइल की लाइट की तरह की फोकस लाइट बीम होना चाहिए। या यूँ समझ लें कि आजकल हर स्टूडेंट के पास मोबाइल होता है, उसमें हमारे पास लाइट होती है, फ्लैश लाइट। तो वो लाइट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपरेटस हमारे पास होना चाहिए। इस अपरेटस को हम अपने पास रख के फिर हम इसको प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। तो इसको अपरेटस को कैसे सेट करना है हम देखते हैं। लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस, इसको इंग्लिश में भी देख लें हम एक दफ़ा। क्या होता है ये लॉ जिसको हमने वेरीफाई करना है? इफ़ सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कई फोर्सेस एक्ट कर रही हों, आर सच दैट, वो इस तरह से हों कि दे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन टेकन इन ऑर्डर। तो वो एक पॉलीगॉन की साइड से रिप्रेजेंट हो सके। टेकिंग इन ऑर्डर, टेकिंग इन ऑर्डर का मतलब ये कि उनकी जो डायरेक्शन है या क्लॉकवाइज हो सबकी, या फिर एंटी क्लॉकवाइज सबकी हो, यानी इन ऑर्डर होनी चाहिए। सबकी एक ही तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए, या सबकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज बने या सबकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बने। देन द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, तो फिर उन सब फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? विल बी गिवन बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड होगी, यानी वो सारी फोर्सेस जो हैं वो साइड को रिप्रेजेंट करेंगी, और आखिरी जो हमने साइड जिससे पॉलीगॉन को क्लोज करना है, उस क्लोजिंग साइड से उनका रिजल्टेंट हमें मिलेगा। लेकिन कैसे मिलेगा? इन अपोजिट ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर जो है वो उन सारी फोर्सेस के अपोजिट होगा। यानी अगर वो सारी क्लॉकवाइज होंगी तो वो फोर्स क्लॉकवाइज नहीं बनेगी, वो उनके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। अगर वो सारी फोर्सेस जो एंटी क्लॉकवाइज होंगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस तरह से लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस जो है, इसकी मदद से हम कई एक फोर्सेस जो कि एक पॉलीगॉन की साइड्स बना रही हों और वो इन ऑर्डर हों, तो उनका रिजल्टेंट जो है वो पॉलीगॉन को कंप्लीट करने वाली साइड होती है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में उनका रिजल्टेंट बनेगी। इसी को हम उर्दू में देख लेते हैं। कुव्वतों का कानून कसीरुल अज़ला उर्दू में कैसे बयान करते हैं इसको? अगर किसी जिस्म पर कई एक कुव्वतें इस तरह से अमल कर रही हों कि उनको एक कसीरुल अज़ला के ज़िलों से तरतीब वारज़ार किया जा सके, तो उनका रिजल्टेंट उस कसीरुल अज़ला को मुकम्मल करने वाले ज़िला के बराबर और तरतीब में उनके मुखालिफ होगा। तो तरतीब वार का मतलब वही है इन ऑर्डर होना। इन ऑर्डर होना का मतलब है कि वो या तो क्लॉकवाइज हो सारी या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो। लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो उनकी तरतीब में नहीं आएगा, वो उनके ऑर्डर में नहीं आएगा, उसका ऑर्डर अपोजिट होगा, यानी उसकी डायरेक्शन उनके अपोजिट बनेगी। कैसे? ये देखें, यहाँ पे फिगर बना के दिखाया गया है
कि ये एक फोर्स है F1, ये पॉलीगॉन की साइड बना रही है एक, ये दूसरी फोर्स है F2, ये पॉलीगॉन की दूसरी साइड बना रही है, ये इन ऑर्डर है यानी इस तरह से है। और तीसरी साइड ये है, ये F3 फोर्स है, ये भी इन ऑर्डर है यानी यूं है, और F4 है, ये भी इन ऑर्डर है यानी यूं है, और F5 है, ये भी इन ऑर्डर है यूं है। तो यहाँ तक 5 फोर्सेस होंगी हमारे पास, और ये साइड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इस पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रही है, और इसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं है जैसे इनकी तरतीब से है यूँ, इसकी इनके अपोजिट है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ये साइड जो इस पॉलीगॉन को कंप्लीट कर रही है, क्लोज कर रही है, मुकम्मल कर रही है, ये इन सब का रिजल्टेंट है। यानी F6 जो है ये F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 के बराबर है, यानी इन सब के सम के बराबर है F6। तो इसको हम लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। अब इसको हमने परफॉर्म करना है, हमें ये कहा गया था ग्रेवसैंड्स अपरेटस यूज़ करना है। ये आपके सामने ग्रेवसैंड्स अपरेटस दिखाया गया है, और इसके साथ हमने 4 पुलीज अटैच करनी है। 4 पुलीज हमने अटैच की हुई हैं इसके साथ। ये वाला अपरेटस जो है ये ग्रेवसैंड्स अपरेटस कहलाता है, ये वाला। इस अपरेटस के साथ ये हमने 2 पुलीज अटैच की ऊपर वाली साइड पे कॉर्नर से 1-2 इंच छोड़ के, यानी 2 इंच या 3 इंच छोड़ दें, यहाँ पे एक पुली अटैच कर ली, इस कॉर्नर से 2-3 इंच छोड़ के ये एक पुली अटैच कर ली। इसी तरह से इस कॉर्नर से डाउनवर्ड आए तो इस साइड पे 3-4 इंच नीचे हमने एक पुली अटैच कर ली, और इस साइड से 3-4 इंच नीचे हमने एक पुली अटैच कर ली। तो इस तरह से हमने 4 पुलियाँ अटैच की हैं इसके साथ, और इस ग्रेवसैंड अपरेटस के ऊपर हमने ये थंबनेल के साथ ये एक वाइट पेपर लगा लिया इस तरह से। तो ये काम आपने सबसे पहले करना है, ग्रेवसैंड अपरेटस लेना है, उसको टेबल पे रख के उसके साथ इस तरह से 4 पुलियाँ अटैच करनी है, और उसके सेंटर में एक थंबनेल के साथ एक वाइट पेपर जो है वो पेस्ट कर लेना है, या आप स्कॉच टेप के साथ भी उसको लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने धागा लेना है, और उस धागे के हमने 1 2 3 4 5 पीस बनाने हैं, यानी 5 पीस धागे के लेने हैं, और उनकी लेंथ इस तरह से होनी चाहिए कि हम उनकी पांचों धागे जो हैं उनको इकट्ठे पकड़ के उन सब के एक एंड को गिरा दे लेंगे। ये हमने एक एंड को गिरा दे लिए। फिर एक धागा जो है उसमें से हमने यहाँ से गुजारना है यूँ इस पुली के ऊपर से, यानी उसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से गुजर के यहाँ तक आ जाए। इसी तरह दूसरा धागा हमने इस पुली के ऊपर से उतारना, उसकी लेंथ इस हिसाब से रखनी है कि ये इतना यहाँ से वेट लटकाया जा सके और इस पुली के ऊपर से गुजर के आ जाए। तीसरा धागा यहाँ से इस पुली के ऊपर से गुजर के यूँ आ जाए, और चौथा धागा इस पुली के ऊपर से गुजर के यूँ आ जाए। इस तरह से लेंथ इनकी एडजस्ट करनी है, और एक धागा जो होगा पांचवा वो हमने उसको यूँ फ्री छोड़ना है, उसके साथ भी एक वज़न लटकाना है हमने। तो इस तरह से ये 5 धागे हैं जो कि यहाँ पे इनको गिरा दी हुई है, नॉट लगाई हुई है, और एक धागा इस पुली के ऊपर से गुजर रहा है, एक धागा इस पुली के ऊपर से, एक धागा इस पुली के ऊपर से, और एक धागा इस पुली के ऊपर से, और एक धागा जो है इसको हमने ये फ्री छोड़ा है। अब जो इनके ये वाले एंड बनते हैं पांचों धागों के, इनके साथ हमने ये हैंगर लटकाने हैं बांध के, स्लॉटेड वेट वाले। इसके साथ फर्ज कर लें हमने ये स्लॉटेड वेट लटका दिया, ये 3 वेट डाले हमने 10-10 ग्राम के, जो 30 ग्राम हो गया। इसके साथ हमने ये एक वेट लटका दिया, ये हैंगर है, इसके साथ धागे के साथ बांध के इसमें हमने हैंगर लटका दिया, और उसमें हमने ये 4 वेट डाल दिए 10-10 ग्राम के, 10 20 30 40 ग्राम हो गया। इसके साथ भी हमने 40 ग्राम का वेट लटका दिया, इसके साथ भी हमने 30 ग्राम का वेट लटका दिया, और जो फ्री धागा है इसके साथ हमने ये 20-20 ग्राम के बाट डाले हैं। 5 बाट हैं, एक ये हैंगर है और 4 इसमें बाट हैं, तो ये पूरा 100 ग्राम बन जाता है। तो इस तरह से हमने इनको नोट भी कर लेना है, और इनको हमने इस तरह से लटका के, तो जब आप इसको फिनिश कर लें तो आपके सामने इस तरह की सूरत हाल आनी चाहिए। एहतियात ये रखनी है कि ये हैंगर ना तो इसके साथ टच करे बोर्ड के साथ, और ना ये आपस में एक दूसरे के साथ टच करें, और ये भी इस बोर्ड के साथ टच नहीं करना चाहिए, फ्रीली हैंग करना चाहिए। ये सारे वेट फ्रीली हैंग करें इस तरह से, और कोई वेट जो है वो नीचे ज़मीन के साथ ना लगे, कोई वेट जो है वो इस तरह से किसी बोर्ड के हिस्से के साथ टच ना करे। तो इस तरह से ये फ्रीली लटके हुए होने चाहिए सिर्फ पुलियों के ऊपर से गुजर के।
तो जब आप ऐसी सेटिंग कर लें और इन बार्स को आप नोट कर लें तो फिर अगला स्टेप हम करते हैं। अब आपने ये बार्ट नोट कर लिए कितने कितने हैं, ये 30 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, ये 40 ग्राम है, ये 30 ग्राम है और ये 100 ग्राम है। अब आपने क्या करना है, एक इसको पीछे लेके जाता हूं मैं, यहाँ से ये नॉट जो है इसके बिल्कुल सामने यहाँ से आपने मोबाइल की लाइट डालनी है जो कि इस गिरा पे आके सीधी डले परपेंडिकुलरली, यानी 90 का एंगल बनाती हुई लाइट जो है इस सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस गिरा के ऊपर आनी चाहिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वो लाइट इन धागों के ऊपर पड़ेगी तो धागों का इमेज जो है वो इस पेपर के ऊपर आपको नज़र आएगा डार्क, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे शो किया यूँ कि ये आपने लाइट डाली है ये इस गिरा के ऊपर और ये धागे हैं, तो इन धागों का शेडो जो है वो ये गिरा का शेडो आ गया ये वाला, और ये इस धागे का शेडो आ गया, इस धागे का शेडो ये आ गया, इस धागे का शेडो ये आ गया, इस धागे का शेडो ये आ गया और इस धागे का शेडो ये आ गया। तो ये आपको शेडो नज़र आएगा कागज़ के ऊपर, ये धागे हैं जो रेड में दिखाए गए हैं और ये शेडो दिखाया गया है इन सब का, और यहाँ से हम इसके ऊपर लाइट डाल रहे हैं। तो लाइट को एक हाथ में पकड़े हुए आपने 90 के एंगल पे इस गिरा के ऊपर, तो आपने क्या करना है, पेंसिल लेके यहाँ पे इस गिरा का आपको शेडो नज़र आ रहा है वहाँ पे यूँ एक सर्कल बना देना है, मार्क कर देना कि यहाँ पे गिरा है। और इसी तरह से इस धागे के लिए आपने यहाँ पे धागे का शेडो यहाँ पे है, यहाँ करके आपने यानी इस नॉट वाले निशान से काफ़ी फासले के ऊपर जितना आप फासले पे जा सकते हैं शेडो पे यहाँ पे एक मार्क लगा दें इस धागे के लिए, इस धागे के शेडो। इसी तरह से इस धागों के शेडो पे एक मार्क लगा दें, इस धागे के शेडो पे एक मार्क लगा दें और इस धागे के शेडो पे एक मार्क लगा दें। यानी पांचों धागे जो हैं उनके शेडो पे आपने एंड के ऊपर, एंड के पास एक, इधर से एंड के पास आपने मार्क लगा देने हैं और एक मार्क आपने घेरा का लगा देना है। अब जब आप ये काम कर लें तो उसके बाद आपने कागज़ को ग्रेफसेंड सेपरेटर से उतार लेना है। अब हम कागज़ के ऊपर बाकी का काम करेंगे सारा। ये हमारे पास कागज़ आ गया जिसके ऊपर हमने निशान लगाए थे, ये नॉट का निशान है, ये पहले धागे का निशान है, ये दूसरे धागे का, ये तीसरे का, ये चौथे का और ये पांचवे का। अब हमने धागों की डायरेक्शन जो है वो इस कागज़ के ऊपर बनानी है। हम इस डॉट को और इस डॉट को यहाँ पे फुटरो रखेंगे इनके साथ, और इन दोनों डॉट्स को आपस में मिलाती हुई यहाँ से लेके लाइन इस डॉट में से गुजरती हुई यूँ लाइन खींच देंगे, तो ये इस धागे की डायरेक्शन बन जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे फुटरो रखेंगे और इस नॉट के डॉट को और इस धागे के डॉट को मिलाती हुई एक लाइन यूँ इसमें से गुजार के यूँ बना देनी है। इसी तरह से एक लाइन ये लग जाएगी हमारे पास धागे की, एक लाइन ये लग जाएगी धागे की और एक लाइन ये लग जाएगी धागे की, इस तरह से यूँ। यानी ये पहला धागा जो उसकी डायरेक्शन है, इसके साथ 30 ग्राम बाट लटका हुआ था, ये दूसरे धागे की डायरेक्शन है, इसके साथ 40 ग्राम का बाट लटका हुआ था, ये तीसरे धागे की डायरेक्शन है, इसके साथ 40 ग्राम का बाट लटका हुआ था, और ये चौथे धागे की डायरेक्शन है, इसके साथ 30 ग्राम का बाट लटका हुआ था, और ये जो फ्रीली हैंग कर रहा था बाट ये उस धागे की डायरेक्शन है, और इसके साथ हमने 100 ग्राम का बाट लटकाया हुआ था। तो ये हमारे पास डायग्राम जो है सफ़ेद कागज़ के ऊपर लेड पेंसिल के साथ बनानी है आपने साफ सुथरी। तो अब इससे आगे क्या करेंगे, अब हमने इन धागे के निशानों के ऊपर जो है ये हमने, क्योंकि इनके साथ बाड़ लटकाए हुए थे तो इनके ऊपर फोर्स लग रही थी उन बाड़ की वजह से, तो फोर्स जो लग रही थी अब हमने इनको फोर्स बनानी है इनकी, और वो डायरेक्शन वही बनेगी जो धागों की डायरेक्शन है उन फोर्सेस की। तो पहले हम क्या करते हैं, हम पहले जो हमारे पास मास था ग्राम में, ग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है, हमने जो मास उनके साथ लटकाया हुआ था हम उसको वेट बना लेते हैं, और वेट बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या, W=mg होता है। तो m फर्ज करने की यहाँ पे हमने 40 ग्राम बाट लटकाया हुआ था, ये m 40 ग्राम हो जाएगा, और g की वैल्यू 9.8 होती है, हम उसको राउंड करके 10 यूज़ कर लेते हैं आसानी के लिए। 9th की क्लास में आपने इसको 10 के यूज़ किया है जी की वैल्यू को, तो हम भी यहाँ पे 10 यूज़ कर लेते हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वैल्यू हो गई। और
हमने क्योंकि वेट बनाना है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमें ग्राम के किलोग्राम बनाने पड़ेंगे। तो ग्राम के किलोग्राम बनाने के लिए इसको 1000 पे डिवाइड करना है। 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.04 kg बनेंगे, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 बन जाएंगे। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये न्यूटन होता है, तो ये इसका मतलब ये है कि 40 ग्राम जो है वो 0.4 न्यूटन बनेगा। तो जब 40 ग्राम जो है वो 0.4 न्यूटन बनेगा, तो 30 ग्राम जो है 0.3 न्यूटन बनेगा। तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम जो होगा वो 0.1 न्यूटन बनेगा। तो हम स्केल फिक्स करा लेते हैं एक, कि 10 ग्राम जो है वो 0.1 न्यूटन बनना है, और 0.1 न्यूटन को हमने 1 सेंटीमीटर लेंथ से ज़ाहिर करना है। तो अब इधर हमारे पास 30 ग्राम थे, तो ये 0.3 न्यूटन बनेंगे। तो 0.3 न्यूटन के लिए कितनी लाइन खींचनी पड़ेगी? 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ से फोटो रख के 3 सेंटीमीटर नापने हैं, और वहाँ पे हमने कट करके तो ये एरो बना देना है, यानी 3 सेंटीमीटर की ये फोर्स की लेंथ जो है, ये एरो जो है 3 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इधर 40 ग्राम था, तो ये स्केल के मुताबिक 4 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा, तो ये हमने 4 सेंटीमीटर बना देना। 4 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0.4 न्यूटन को। इसी तरह से इधर भी हमने यहाँ से फुट रूल के साथ नाप के 4 सेंटीमीटर बनाना, क्योंकि इधर भी 40 ग्राम फोर्स थी, और इधर हमने 30 ग्राम फोर्स यूज़ किया है, तो इधर हमने वो कितनी बनेगी? 0.3 न्यूटन। तो 0.3 न्यूटन को हमने 3 सेंटीमीटर से ज़ार किया है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लंबी ये लाइन कट कर देंगे। और इधर क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम थे, 100 ग्राम जो है वो 1 न्यूटन बनेगा, और 1 न्यूटन जो है उसके हमें 10 सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने 0.1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर बनाया है, तो 1 न्यूटन जो है वो 10 सेंटीमीटर बन जाएंगे। तो ये हमने फोर्सेस जो हैं उनको स्केल के मुताबिक अब हमने शो कर लिया। अब ये फोर्स कितनी है? 0.3 न्यूटन है, ये 0.4 न्यूटन है, ये 0.4 न्यूटन है, ये 0.3 न्यूटन है, और ये 1 न्यूटन है। अब हमने जब ये काम कर लिया, स्केल के मुताबिक इन फोर्सेस को बना लिया, अब हमने इन 4 फोर्सेस से पॉलीगॉन कंप्लीट करनी है। तो क्या करेंगे? इनको हेड एंड टेल रूल से हम ऐड करेंगे इन चारों फोर्सेस को। एक्चुअली क्या है कि ये चारों फोर्सेस जो हैं इस फोर्स से बैलेंस हुई हुई हैं, क्योंकि ये नॉट मूव नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये बैलेंस है। तो ये चारों फोर्सेस जो हैं इनको इस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है, तो इन चारों का रिजल्टेंट जो है वो इस फोर्स के बराबर आना चाहिए। तो हमने इनका रिजल्टेंट निकालना है, एक्चुअली इन चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करना है। हेड टू टेल रूल में क्या करेंगे? इस फोर्स को उठा के यहाँ पे ड्रा करेंगे, इस पहली फोर्स के हेड पे, और जहाँ पे इसका एंड होगा फिर इस फोर्स को ड्रा करेंगे, और जहाँ पे इसका एंड होगा फिर इस फोर्स को ड्रा करेंगे। तो ये हेड एंड टेल रूल से हमने इनको जोड़ना है, और फिर फर्स्ट फोर्स के टेल से लास्ट फोर्स का हेड जहाँ पे बनेगा वहाँ तक हम रिजल्टेंट बनाएंगे इनका। कैसे बनाना है? ये बहुत ही अहम काम है। अगर ये काम स्टूडेंट्स को करना आ गया तो इसका मतलब उनको प्रैक्टिकल आ गया, बाकी तो सिर्फ ऑपरेटर्स की सेटिंग है। तो वेरिफिकेशन जो है वो अब हमने प्रैक्टिकली इस कागज़ के ऊपर करनी है। कैसे करनी है देखें इसको। तो ये तो हमने स्केल रख लिया, हमने देख लिया कि कितनी कितनी फोर्सेज हैं सारी, और इधर हमने फोर्स को कन्वर्ट करके देख लिया कि 40 ग्राम फोर्स है 0.4 न्यूटन बनती है, ये हमने स्केल रख लिया। अब हमने यहाँ पे पॉलीगॉन कंप्लीट करनी है, और उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज़ करना है। कैसे करेंगे? ये अहम काम है, इसको सीख लें आप। तो अब इस काम के लिए हम ज्योमेट्री बॉक्स में हमारे पास कंपास होती है, वो यूज़ करेंगे, और कंपास को यूज़ करते हुए हमने ये वाली फोर्स जो थी, ये वाली, इसके हेड पे इस फोर्स को उठा के यहाँ पे ड्रा करना है। तो कैसे ड्रा करेंगे? सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने इस फोर्स को ड्रा करना है। जिस फोर्स को ड्रा करना है उस फोर्स की जो टेल है वहाँ पे कंपास का पॉइंट रखेंगे, और इसके हेड के ऊपर हम जो उसमें पेंसिल होती है कंपास में, पेंसिल का टिप जो है वो यहाँ पे रखेंगे। तो इसका मतलब कंपास इसके बराबर खुल जाएगी। अब हमने इसको यहाँ से उठाना है कंपास को, और उसकी टिप को यहाँ पे रखना है, और पेंसिल के साथ आर्क लगा देना है। तो ये आर्क लग जाएगा इस तरह से, इसकी लेंथ के बराबर, यानी ये आर्क जो बनेगा उसका रेडियस इसके बराबर आना है। तो ये आर्क लगा दिया आपने किसके बराबर?
इसके बराबर आर्क लगाना। कहाँ पे? यहाँ पे कंपास की टिप रख के। ये उसके बाद आपने इसके ऊपर कंपास रखनी है, यहाँ पे इसकी टेल पे कंपास रख के और इसके हेड तक उसको खोलना है, यानी पेंसिल जो है उसकी टिप यहाँ पे होनी चाहिए। अब इसको उठा के तो टिप यहाँ पे रख देनी है और इसका एक आर्क बना देना है। तो ये दोनों आर्क यहाँ पे क्रॉस करेंगे यहाँ पे, तो आपने अब इस वेक्टर से की हेड से यहाँ पे एक वेक्टर ड्रा करना है, जिसका हेड यहाँ पे होगा और टेल उसकी यहाँ पे होगी। तो ये वेक्टर एक्चुअली ये वाला वेक्टर है जो कि यहाँ पे ड्रा हो गया है। ये वेक्टर लेंथ में उतना ही है जितना ये है, क्योंकि हमने इसको नाप के आर्क लगाया था और इसकी डायरेक्शन भी वही बनेगी जो इसकी डायरेक्शन है। तो इसलिए ये वेक्टर एक्चुअली इस वेक्टर के हेड पे ड्रा हो गया है। तो ये बहुत अहम काम है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने ये फोर्स है इसको यहाँ पे इसके हेड पे ड्रा करना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा? उसका तरीकाकार भी वही होगा, कंपास यूज़ करेंगे, यहाँ पे उसकी टिप रखेंगे, यहाँ पे पेंसिल की टिप होनी चाहिए, इसके बराबर उसको खोल लेना है और यहाँ पे रख के उसको टिप को तो पेंसिल के साथ ये आर्क बना देना यूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारा वेक्टर यहाँ से लेकर इस आर्क तक होगा, उसकी लेंथ ज़ाहिर है फिर इसके बराबर बनेगी। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे पेंसिल की टिप रख के तो यहाँ तक नापना है यूँ, इस यहाँ तक पेंसिल खोलनी है, यहाँ पे पेंसिल की टिप होनी चाहिए, यहाँ पे कंपास की टिप होनी चाहिए। तो इतनी पेन खुल जाएगी वो कंपास जो है। अब इसको उठा के उसकी टिप यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे आर्क बना देना एक। तो अब यहाँ पे ये जो दोनों आर्क क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे इस वेक्टर का हेड आएगा और हमने यहाँ पे फोटो रख के इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा कर देना ये। तो ये लेंथ में उतना ही होगा जितना ये है और जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में बनेगा। तो इसलिए यूँ समझे आप कि हमने यहाँ इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब जब हमने ये वेक्टर जो है अब इसको यहाँ पे ड्रा करना है इसके हेड पे, तो तरीकाकार वही होगा, कंपास लें और इस वेक्टर को नापें यहाँ पे कितना है, यहाँ पे उसकी कंपास की टिप होनी चाहिए, यहाँ पे पेंसिल की टिप होनी चाहिए और कंपास को उठा के टिप यहाँ पे रख दें और पेंसिल के साथ यहाँ पे आर्क बना दें। उसके बाद हमने यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर इस, क्योंकि यहाँ पे ड्रा करना है ना हमने वेक्टर, तो इस हेड तक यहाँ पे कंपास खोलनी है। यहाँ से उसकी टिप होनी चाहिए और यहाँ तक पेंसिल की टिप होनी चाहिए और उसको फिर हमने यहाँ पे रखना है इस वेक्टर के हेड पे। इस वेक्टर के हेड पे रख के एक आर्क बना लेना है। तो यहाँ पे ये दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वहाँ पे इस वेक्टर की हेड आएगा और यहाँ पे उसकी टेल आएगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फोटो रख के इसको हमने मिला देना है। तो इस वेक्टर के बराबर यहाँ पे वेक्टर बन जाएगा जिसकी लेंथ भी उतनी होगी जितनी इसकी है और उसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो इसकी है। तो इस तरह से ये पहला वेक्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथी फोर्स हो गई। और ये सारी क्या है, एक पॉलीगॉन की 4 साइड्स बन गई हैं और ये इन ऑर्डर हैं, यानी इनका ये ऑर्डर है एंटी क्लॉकवाइज। तो हेड एंड टेल रूल के मुताबिक इन सब का चारों का रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, वो यहाँ से लेके फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक बनेगा। इसको हमने डॉटर लाइन से ड्रॉ कर देना है इनके रिजल्टेंट को। तो इन सब का रिजल्टेंट ये बना और ये क्योंकि बैलेंस हुआ इसके साथ, ये चारों फोर्सेस इसके साथ बैलेंस थी, तो इसका मतलब ये है कि इनका रिजल्टेंट इसके बराबर होना था और इसके अपोजिट होना था। तो आप देखें कि ये एक सीधी लाइन बन रही है। इसका मतलब ये है कि ये वाली फोर्स जो इन चारों का रिजल्टेंट बनेगी यूँ, ये इसके सीध में है, यानी और डायरेक्शन उसकी अपोजिट है, यानी इस डायरेक्शन में एरो इस डायरेक्शन में बनेगा। अब हमने इसको नापना है फुट रूल के साथ, तो ये क्योंकि इसके बराबर होनी चाहिए तो इसलिए इसकी लेंथ भी हम जब नापेंगे तो 10 सेंटीमीटर ही निकलनी चाहिए। तो जब 10 सेंटीमीटर निकलेगी तो इसका मतलब ये कि ये भी 1 न्यूटन है। तो इस तरह से हमें ये मालूम हो गया कि ये सारी फोर्सेस जो कि एक पैरेललोग्राम की, एक पॉलीगॉन की साइड्स हैं और इन ऑर्डर हैं,
और ये साइड इसको क्लोज कर रही है और ये अपोजिट डायरेक्शन में इन सब का रिजल्टेंट है। तो ये भी इन सब का रिजल्टेंट है, इन सब का ये भी रिजल्टेंट है, क्योंकि ये इन सब को इस फोर्स ने बैलेंस किया हुआ है। तो इन सब का रिजल्टेंट जो है वो ये है, और इस रिजल्टेंट ने इसके बराबर होना है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में होना है। अगर ऐसा हो जाए तो लॉ ऑफ पॉलीगॉन वेरीफाई हो जाएगा। तो हमारा रिजल्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर निकलना चाहिए और उसको हम फोर्स में कन्वर्ट करें तो वो 1 न्यूटन बननी चाहिए, क्योंकि ये 1 न्यूटन है। तो इस तरह से ये डायग्राम जो है आपकी बनेगी, इसको आपने प्रैक्टिकल की कॉपी में साथ अटैच करना है और यहाँ से फिर आपने टेबल बनाना है, रिजल्ट लिखना है। तो अब हम इसका टेबल बना लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस, सीरियल नंबर, अगर तो आपने प्रैक्टिकल को 2-3 दफ़ा करना है तो फिर सीरियल नंबर लिखें 1 2 3, 3 दफ़ा रीडिंग लेनी पड़ेगी। अगर आपने एक ही दफ़ा करना है तो फिर सीरियल नंबर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, या अगर लिख भी लें 1 तो ठीक है। फोर्स ओ ए, यानी पहली फोर्स जो थी हमने उसको ओ ए से रिप्रेजेंट किया था, वो 0.3 न्यूटन थी। दूसरी फोर्स ओ बी थी, वो 0.4 न्यूटन थी। तीसरी फोर्स ओ सी थी, वो 0.4 न्यूटन थी। चौथी फोर्स ओ डी थी, वो 0.3 न्यूटन थी। और फोर्स ओ ई जो नीचे फ्रीली हैंग किया था बाट, उसको हमने आर रखा था, तो वो 1 न्यूटन थी। अब हमने लेंथ मेजर की, जो कि पॉलीगॉन कंप्लीट करके जो रिजल्टेंट बना है वो ओ डी डैश उसको हमने रखा है, वो 10 सेंटीमीटर निकलेगी, तो हमने 10 सेंटीमीटर नोट कर लिया। अब फोर्स ओ डी डैश कितनी बनेगी, क्योंकि उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो 1 न्यूटन बनेगी। रिजल्टेंट फोर्स आर डैश उसको हमने रखा है, वो कितनी आ गई है, 1 न्यूटन आ गई है। डिफरेंस कितना आ गया आर का और आर डैश का, वो 0 आ गया। अगर फ़र्ज़ कर लें आपको यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं आती ओ डी डैश की लेंथ, वो 9.9 आ जाती है, तो 9.9 आ जाएगी तो फिर आपका ये 1 न्यूटन फोर्स भी नहीं बनेगी, फिर आप उसको जब 9.99 न्यूटन फोर्स बनेगी। और फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन से 0.99 न्यूटन का 0.01 डिफरेंस आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे डिफरेंस नोट कर लेंगे। तो डिफरेंस आना नहीं चाहिए, अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है फिर तो प्रैक्टिकल दोबारा से परफॉर्म करें। अगर मामूली डिफरेंस है यानी 0.01 का है तो फिर आप उसको लगा सकते हैं कापी में, लेकिन अगर एक्यूरेट हो, डिफरेंस ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। प्रैक्टिकल को 2-3 दफ़ा परफॉर्म कर लें, जो प्रैक्टिकल आपका सही रिजल्ट आए वही कापी में आप पेस्ट करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रैक्टिकल। हमने इसको देख लिया कि कैसे परफॉर्म करना है, इसको किस तरह से ऑपरेटर्स को सेट करना है, किस तरह से पॉलीगॉन को कंप्लीट करना है और किस तरह से हमने लॉ को वेरीफाई करना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। खुद भी देखें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें, और अगर किसी वीडियो के ऊपर कोई कमी बेशी हो और आप उसको कमेंट करना चाहें तो आपके कमेंट्स जो हैं उनको गौर किया जाएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।